पिछली वीडियो में यानी कि लेक्चर 1 में हमने ये देखा था कि पुर्तगाल कैसे भारत आए थे और उन्होंने भारत में कहाँ-कहाँ व्यापारिक कोठी का निर्माण किया था और किन चीज़ों में वो भारत के साथ व्यापार करते थे। हमने ये भी देखा था कि उन्होंने भारत के तीनों तरफ यानी कि जो उत्तर साइड में वहाँ से पहाड़ी है, वहाँ पे कोई और देश आ नहीं सकते थे भारत में, लेकिन उन्होंने भारत के उन्होंने जैसे भारत के दक्षिण में जो हिंद महासागर था, उसके बाद पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी थी और पश्चिम में जो अरब सागर है, तो इन तीनों क्षेत्रों में इन्होंने अपने नावों को तैनात किया था कि कोई दूसरा देश भारत में न आ सके, सिर्फ हम ही लोग भारत में व्यापार करें या फिर व्यापार करने के माध्यम से जो है भारत पर शासन करें। तो पुर्तगाल ऐसे प्रथम यूरोपीय देश थे जो भारत में आए थे। उसके बाद जो दूसरा यूरोपीय देश रहता है डच, जिन्हें कि हॉलैंड के भी नाम से जानते हैं, नीदरलैंड व डच के भी नाम से जानते हैं। तो प्रथम यूरोपीय देश पुर्तगाल था जो कि भारत व्यापार के लिए आया था, और जो दूसरा यूरोपीय देश है जो भारत आता है व्यापार करने के उद्देश्य से, वो डच रहता है। तो पुर्तगालियों के बाद जो दूसरा यूरोपीय भारत आते हैं वो डच हैं, जिन्हें कि हॉलैंड, नीदरलैंड जो है, डच सब एक ही देश है। और 1596 में डेहश्तमान नामक डच, जो कि एक जाति का नाम भी है, सर्वप्रथम भारत आया था। तो भारत आने के बाद जो है वो भारत में भ्रमण करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा है जिनके साथ व्यापार किया जा सकता है। तो उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 17 सदस्यीय एक टीम बनाई, जिन्होंने कुल 65 लाख गिल्डर, जो कि गिल्डर डच का मुद्रा का नाम है, इकट्ठा किया। यानी कि एक व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, 16 और लोगों को जोड़ के यानी कि 17 लोगों का जो है एक समूह बना के, उन 17 लोगों ने जो है 65 लाख गिल्डर इकट्ठा करके भारत के साथ व्यापार करने की प्लानिंग किया। सर्वप्रथम डचों ने ही संयुक्त पूंजी एकत्रित कर भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया था। यानी कि संयुक्त पूंजी का मतलब ये है कि अगर कोई एक व्यक्ति है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, तो वो किसी के पास व्यापार कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास पैसे उतने नहीं रहते हैं तो वो और लोगों को अपने साथ मिलाता है और उनसे भी कुछ पैसे लेके जो है व्यापार शुरू करता है, और उस व्यक्ति का जो जिस रेशियो में पैसा लगाया रहता है बिजनेस में, उस रेशियो में उसका इनकम का भी उसी रेशियो में उसको दे दिया जाता है। तो ये जो प्रथा है संयुक्त पूंजी का, लोगों को इकट्ठा होकर व्यापार करने की जो प्रथा है, यह सर्वप्रथम डचों ने ही शुरू किया था। और डच जो है भारत के साथ व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यानी कि सबसे ज़्यादा जो लाभांश दिया गया था शेयर होल्डरों को, वह जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही दिया था, जो कि 18% था। डच पहले ऐसे यूरोपीय थे जिन्होंने मसाला से ज़्यादा सूती वस्त्र के धंधों में ज़्यादा ध्यान दिए, क्योंकि डच मसाले हेतु इंडोनेशिया पर निर्भर थे। अतः डचों ने ही इंडोनेशिया को मसाला का द्वीप कहा है। यानी कि इंडोनेशिया को मसाला का द्वीप भी कहा जाता है, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। और ये जो उपाधि दी गई है, ये डचों के द्वारा दी गई है। सूती वस्त्र भारत में ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन जो है डच मतलब ऐसे ये प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने मसाला का व्यापार रहता है, उससे ज़्यादा जो है वो सूती वस्त्र पे जो है ध्यान भारत में दिए, क्योंकि डच जो है मसाले के लिए टोटली किस पे निर्भर थे, वो इंडोनेशिया पे निर्भर थे। जो नेक्स्ट पॉइंट है, अम्बोनिया के युद्ध में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर इंडोनेशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अतः डच भारत आकर सीधे इंडोनेशिया
चले जाते थे। जो अम्बोनिया की जो युद्ध हुआ था, जिसमें डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। यानी कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करने के बाद जो है इंडोनेशिया पर इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अतः जो डच थे वो भारत आने के बाद जो है डायरेक्ट इंडोनेशिया चले जाते थे और सिर्फ सूती वस्त्र के व्यापार के लिए ही भारत में आते थे। और 1759 में जो है बेदरा का युद्ध हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिससे डच भारत में व्यापार तो कर सकते थे लेकिन शासन नहीं कर सकते थे। यानी कि 1759 में जो बेदरा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में एक संधि हुआ था डचों और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें यह कहा गया कि डच भारत में व्यापार तो कर सकते हैं लेकिन वो डच जो है भारत पर शासन करने के बारे में थोड़ा भी न सोचें। अतः डचों की जो सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी थी वो 1605 ईस्वी में खुली थी। यानी कि अंग्रेजों ने उनको परमिशन दे दिया व्यापार करने के लिए, और किसी भी देश में व्यापार करने के लिए वहाँ पर व्यापारिक कोठी की स्थापना की जाती है, जहाँ जो व्यापारिक कोठी के माध्यम से ही जो है सामान एक देश से दूसरे देश तक भेजा जाता था। और इनका जो क्रम है व्यापारिक कोठी स्थापना की भारत में, वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम जो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम नामक स्थान पर जो है व्यापारिक कोठी का निर्माण किया गया था डचों के द्वारा। जो उसके मसूलीपट्टम के बाद जो है पुलिकट, उसके बाद सूरत में, उसके बाद विमलीपहन, और लास्ट में इन्होंने जो चिन्हुरा, जो कि 1653 ईस्वी में चिन्हुरा में जो व्यापारिक कोठी की स्थापना डचों ने किया था। और 1795 में डच पूर्ण रूप से भारत छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि हम भारत पर अब शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज जो है उनसे हावी हो गए थे डचों के ऊपर। युद्ध में डच हार भी गए थे, इसके लिए इनको पता चल गया कि जो है ये डच जो है भारत पर शासन कर नहीं पाएंगे। इसके लिए 1795 में ये पूर्ण रूप से भारत छोड़कर चले गए। अब कुछ पॉइंट्स है डचों के बारे में जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो देख लेते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण हुआ था तो उस कंपनी का जो निदेशक रहते थे, उन निदेशकों को भद्रजन 17 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 17 लोगों का ग्रुप बना हुआ था, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसलिए यानी कि जो शेयर होल्डर थे उनको भद्रजन कहा जाता था। तो इनका जो ग्रुप था, इसीलिए जो है 17 लोगों का ग्रुप था, इसलिए उनको भद्रजन 17 के नाम से जाना जाता था। डच भारत में सोने का सिक्का को जो है उसमें स्वर्ण पैगोडा कहा जाता था। तो डच भारत में सोने का सिक्का ढालते थे, कहाँ पे डालते थे? पुलिकट, और पुलिकट में ही एक व्यापारिक कोठी भी डचों का था। डचों का जो सूती वस्त्र निर्यात करने का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था भड़ोच। नील का निर्यात डच कहाँ से करते थे? यानी कि नील का निर्यात जो है डच मसूलीपट्टम तथा सूरत के बंदरगाह से करते थे। यानी मसूलीपट्टम तथा सूरत एक व्यापारिक कोठी था, वहाँ से जो है डच नील का निर्यात करते थे। और बेदरा का युद्ध के बारे में हम लोग पढ़े हैं, 1759 ईस्वी में हुआ था। और डचों की व्यापारिक कोठी के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? जो डचों के जो डच व्यापारिक कोठी का जो निर्माण करते थे, तो उनके जो व्यापारिक कोठी का जो हेड होता था उसको फैक्टर कहा जाता था। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि सबसे पहले प्रथम यूरोपीय देश जो भारत आया था वो था पुर्तगाल के बाद जो दूसरा यूरोपीय देश था वो डच था, जो कि भारत में व्यापार की दृष्टि से आया हुआ था। और जो तीसरा रहता है यूरोपीय देश जो भारत आता है व्यापार करने के लिए, वो रहते हैं अंग्रेज, जो कि पूरी तरह भारत को कब्जे में ले लेते हैं। आइए इन ब्रिटिश लोगों के बारे में पढ़ें जो कि भारत में आए थे व्यापार की दृष्टि से व्यापार करने के लिए, लेकिन ये जो है भारत पे शासन ही करने लगे। तो भारत में जो आने वाला जो तीसरा यूरोपीय देश था वो था ब्रिटिश, और ब्रिटिश में जो लोग रहते हैं उनको इंग्लिशमैन कहा जाता है। और 1608 में जो है सर्वप्रथम कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया था। देखिए ब्रिटिश कैसे भारत पे कब्जा करते हैं वो हम देखते हैं कि जो तीसरा जो यूरोपीय देश था भारत आने वाला वो ब्रिटिश था।
और 1608 ईस्वी में सर्वप्रथम कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया था, यानी कि जो प्रथम अंग्रेज था भारत में आने वाला वो विलियम हॉकिंस था, जो कि आता है किसके लिए आता है, बस भारत में कैसे व्यापार किया जाए ये चीज़ समझने के लिए भारत आता है। क्योंकि आज भारत आया तो डायरेक्ट व्यापार तो करने लगेगा, लोगों से परमिशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं। उस समय अकबर का शासन था, यानी कि 1608 ईस्वी में जब विलियम हॉकिंस जब भारत आया था व्यापार करने के लिए, उस समय अकबर का शासन था। और इसी समय एलिजाबेथ ने 15 वर्ष हेतु भारत के साथ व्यापार करने हेतु रियायत प्रदान किया था की थी। यानी कि जो एलिजाबेथ थी, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी उस समय, ऐसा नहीं होता था कि कोई भी ब्रिटिश कंपनी भारत में आके व्यापार करने लगे। उस ब्रिटिश कंपनी को सबसे पहले अपने महारानी यानी कि वहाँ के राजा से परमिशन लेना होता था कि आप मुझे अन्य देश के साथ व्यापार करने की अनुमति दें। तो जो उस समय की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने जो है ब्रिटेन को परमिशन दिया था कि आप भारत के साथ जो है आने वाले 15 वर्ष तक व्यापार कर सकते थे। उन्होंने ज़्यादा नहीं दिया था, सिर्फ 15 वर्ष के लिए समय दिया था, जो 15 वर्ष तक आप वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। अलग बात है कि बाद में वो बढ़ा दिया गया था। 217 व्यापारियों की एक कमेटी गठित हुई जिसके तहत कंपनी की स्थापना की गई। यानी कि 217 यानी कि जो 17 जो डच कंपनी थी उन्होंने जो है मतलब 17 शेयर होल्डरों की सहायता से जो कंपनी का निर्माण हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 217 व्यापारियों की एक कमेटी गठित हुई जिसके तहत कंपनी की स्थापना की गई भारत के साथ व्यापार करने के लिए। 1599 ईस्वी में, देखिए उससे पहले हम देखते हैं कि हालांकि 1608 में जो है विलियम हॉकिंस भारत आया था व्यापार करने की दृष्टि से, लेकिन उससे पहले ये अचानक नहीं आया था, उससे पहले भी अंग्रेज भारत आ चुके थे। और वो जो है व्यापार इन्होंने ऑफिशियल व्यापार जो करने का शुरुआत किया था। लेकिन उससे पहले क्या घटना घटी तो वो हम देख लेते हैं कि 1599 ईस्वी में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1599 ईस्वी में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1708 और 9 यानी कि 1708 और 9 ईस्वी में जो है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। देखिए दो कंपनी की स्थापना हुई, एक 1599 में, एक 1708 में। और इन्हीं दोनों कंपनियों को आधार बनाकर 1833 के अधिनियम से इन दोनों कंपनियों को मिलाकर एक नई कंपनी बना दी गई। और उस नई कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था जॉन मिल्डेन, जो अकबर के शासनकाल में आया था। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है आया था, जो कि हेक्टर एक जहाज का नाम है जिसको रेड ड्रैगन भी बोले जाते हैं। तो हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय भारत का मुगल बादशाह जहांगीर था और जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां था। तो यानी कि जो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो भारत हेक्टर नामक जहाज से आया था सूरत बंदरगाह पर, उस समय जो है जो मुगल बादशाह था भारत का वो जहांगीर था। हॉकिंस सर्वोच्च बादशाह मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने हेतु आगरा गया था। यानी कि जब हॉकिंस जब भारत आया था उसके बाद जो है वो सर्वोच्च यानी कि उसमें भारत देश में जो सबसे बड़ा बादशाह था या जिसके अंडर में जो है ज़्यादातर भूमि थी या जिनका बड़ा शासन था, उससे जो है मिलने के लिए हॉकिंस
यानी कि जहांगीर से मिलने के लिए हॉकिंस आगरा गया था। हॉकिंस शाहजहां से, यानी कि जहांगीर का लड़के का नाम शाहजहां है। हॉकिंस शाहजहां से फारसी में बात किया तथा तुर्की में लिखा पत्र शाहजहां को दिया, जो कि अकबर के लिए थे। यानी कि हॉकिंस था, उसको पता था कि कैसे अपनी बात को मनवाना है, कैसे भारत में व्यापार करने के लिए यहाँ के राजा से परमिशन लेना है। तो उनको खुश करने के लिए जो है इसने सबसे पहले फारसी सीखी, मतलब थोड़ा बहुत फारसी सीख लिया, ताकि उनसे फारसी में बात करूँगा तो उनको, शाहजहाँ को ये लगेगा कि ये अपने ही लोग हैं। इसके लिए जो है उसने फारसी सीखी। और इतना ही नहीं, उसे तुर्की में एक पत्र भी लिख कर आया था, जो किसको देना था, वो अकबर को देना था, ताकि अकबर को जब वो पत्र मिले तो उसके बाद जो है वो खुद, मतलब उसको भी लगे कि हाँ ये अपने लोग हैं, अपनी जो धर्म है, अपनी जो भाषाएं हैं, ये लोग विकसित करेंगे। यही सोचकर इन्होंने क्या किया था कि हॉकिंस को भारत के साथ व्यापार करने के लिए परमिशन दिया था। और ये पॉइंट याद रखने की चीज़ है कि अकबर का पुत्र जहांगीर था और जहांगीर का पुत्र शाहजहां था, क्योंकि ये तीनों लोगों का नाम आ रहा है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो अकबर का पुत्र जहांगीर था और जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जहांगीर हॉकिंस से प्रभावित होकर, मैंने बोला ना कि उसने जो है उसकी भाषा में, जहांगीर की भाषा में बात किया, जो है ये फारसी भाषा में बात किया, प्लस तुर्की में लिखा पत्र। तो इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जहांगीर क्या किया, काफ़ी खुश हुआ और इन्होंने सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की रियायत प्रदान कर दी। यानी कि जहांगीर ने बोल दिया कि आप जाओ सूरत में व्यापारिक कोठी खोलो और वहाँ से जो है आप भारत के साथ व्यापार करो। चूँकि भारत में पुर्तगालियों का प्रभुत्व था, इसके लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया, क्योंकि जो सूरत था उस पर तो पुर्तगाली पहले से ही जो है वो कब्जा करके बैठे थे। और इन्होंने, जहांगीर ने जो है विलियम हॉकिंस को सूरत में ही व्यापारिक कोठी खोलने का परमिशन दे दिया। इससे पुर्तगाली नाराज हो गए और उन्होंने जो है भारत के राजा के प्रति विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जहांगीर, जिन्होंने रियायत प्रदान की थी अंग्रेजों को व्यापारिक कोठी खोलने के लिए सूरत में, उसको वापस लेना पड़ा। और उसी समय जो जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। यानी कि विलियम हॉकिंस थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इसी विद्रोह के दौरान जो है इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। व्यापारिक रियायत वापस होने के बाद पुर्तगालियों का विद्रोह खत्म हो गया। 1611 ईस्वी में क्या होता है कि कैप्टन बेस्ट भारत आता है, जो कि अंग्रेजी नौसेना का अध्यक्ष था। इसने सूरत में पुर्तगालियों के विद्रोह का अंत किया तथा 1612 में सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोला। यानी कि जो पुर्तगाल जो विद्रोह किए थे, उसके बाद कैप्टन बेस्ट भारत आता है और ये जो पुर्तगालियों से युद्ध करता है, उनको पराजित करता है और फाइनली 1612 ईस्वी में सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोलता है। और 1611 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने युद्ध करने हेतु मछलीपट्टनम में पहले व्यापारिक कोठी खोली, जहां पर युद्ध के अस्त्र शस्त्र रखता था। लेकिन व्यापार के उद्देश्य से खोली गई प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में खोली गई थी। यानी कि सूरत में जब पुर्तगालियों ने तो विद्रोह कर दिया, वहाँ पे नहीं व्यापारिक कोठी खुल पाया, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मछलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कोठी खोला। बस वो नाम के लिए व्यापारिक कोठी था, जबकि हकीकत में क्या था कि वहाँ पे हथियार रखे जाते थे और उन्हीं हथियारों की मदद से जो है अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा के जो है वापस सूरत में इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी खोली थी। हॉकिंस के बाद जो अंग्रेज भारत आता है वह था सर टॉमस रो, जो 1615 ईस्वी में आया था, जो सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा था। उस समय भी भारत का बादशाह जहांगीर था। यानी कि जब सर टॉमस जब भारत आया था तो उस समय भी भारत का जो बादशाह था वो जहांगीर था। जहांगीर अकबर का पुत्र, और जहांगीर का पुत्र का नाम क्या था, शाहजहां। सर टॉमस ने जहांगीर से मिलने के लिए अजमेर गए थे। यानी कि जो सर टॉमस थे
वो जहांगीर से मिलने के लिए अजमेर गए थे। जहांगीर ने सर टॉमस को ही अपनी बग्गी उपहार में दी थी। बग्गी क्या होता है कि एक बग्गी बंद घोड़ा गाड़ी होता है, जिसको एक बंद घोड़ा गाड़ी होता है जिसमें लोग बैठ के एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाते थे। तो इन्होंने जो है एक बग्गी को जो है उपहार में दी थी। और व्यापार बढ़ाते हुए अंग्रेजों ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा, 1639 में मद्रास तथा 1651 में हुगली में अपने व्यापारिक कोठी खोली। यानी कि सबसे पहले इन्होंने मछलीपट्टी में खोला था, लेकिन वो हथियार रखने के लिए काम आता था। इन्होंने जब प्रथम ऑफिशियल व्यापारिक कोठी जो खोला था वो सूरत में था। उसके बाद इन्होंने फिर 1633 ईस्वी में उड़ीसा में इन्होंने व्यापारिक कोठी खोला। उसके बाद 1639 में जो है मद्रास तथा 1651 ईस्वी में हुगली में अपने व्यापारिक कोठी जो है खोली। 1628 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया। यानी कि 1661 ईस्वी में जब ब्रिटिश सम्राट जो थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया। और परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों ने दहेज में जो है संपूर्ण बम्बई जो है चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक दर से बम्बई को कंपनी को देकर वापस इंग्लैंड चला गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मुंबई 10 पाउंड वार्षिक दर से जो है देकर चार्ल्स द्वितीय वापस अपने देश ब्रिटेन चला जाता है। अतः 1661 ईस्वी में अंग्रेजी का अगला जो व्यापारिक कोठी खुलता है वो मुंबई में खुलता है। 1682 में अंग्रेज हुगली में किलेबंदी करने लगे तथा अपना अधिकार स्थापित करने लगे। यानी कि 1682 ईस्वी में अंग्रेज क्या करते थे, किलाबंदी करने का मतलब यह है कि उस वहाँ पे सिर्फ अंग्रेज ही रहेंगे और कोई वहाँ पे आ नहीं सकता, जिसका जो है लोगों ने विरोध भी किया। आइए देखते हैं उस विरोध के बारे में। 1698 ईस्वी में औरंगजेब भारत में मुगल बादशाह बनता है। तो 1698 ईस्वी में औरंगजेब भारत में मुगल बादशाह बनता है, जो यह नहीं चाहता कि किसी यूरोपी का भारत में शासन रहे। अब बात आगे, औरंगजेब कौन है? तो औरंगजेब जो है वो शाहजहां का पुत्र था। यानी कि मुगल जो वंश था, मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था। हुमायूं का पुत्र अकबर था। और अकबर का जो पुत्र था वो जहांगीर था। जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। और शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब था। और औरंगजेब का पुत्र कौन था? ये बहादुर शाह जफर था, जो कि अंतिम मुगल शासक था। तो जहांगीर के बाद जो है आपका ये जो औरंगजेब भारत में मुगल बादशाह बनता है शाहजहां के बाद में, क्योंकि ये शाहजहां का पुत्र रहता है औरंगजेब। तो 1658 ईस्वी में औरंगजेब भारत में मुगल बादशाह बनता है, जो कि यह नहीं चाहता था कि किसी यूरोपी का भारत में शासन रहे। अतः 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली में पराजित किया तथा अंग्रेजी जन गवर्नर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया। हुगली कहाँ पड़ता है? ये हुगली तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसके बाद एक अंग्रेजी व्यक्ति आया जिसका नाम था जॉब चरनाक। उसने औरंगजेब से मुलाकात की। यानी कि जब अंग्रेज जब पराजित हो गए, जब उनको भारत से निकाल दिया गया, तो ये तो कूटनीति के सहारे ये लोग काम करते थे। तो उसके बाद ब्रिटेन की महारानी किसी और को भेजती हैं कि जाओ ये सब कैसे हो गया। तो जॉब चरनाक जब भारत आता है तो यह जो है औरंगजेब से मिलने के लिए जो अनुमति मांगता है तथा 1686 ईस्वी में हुए युद्ध के कारण युद्ध हार जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपए देने तथा बंगाल में व्यापार करने हेतु 3 लाख रुपए वार्षिक दर से देने का वचन दिया। यानी कि इनको अब नए सिरे से स्टार्ट करना था। तो ये आए जो है जॉब चरनाक भारत आता है और इसने औरंगजेब को लालच दिया। लालच क्या देता है इनको कि जो 1686 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था हमारे और आपके बीच, यानी कि औरंगजेब और अंग्रेज़ों के बीच, तो इस युद्ध में जो हर जाने के रूप में हम आपको कितना देंगे? 1.5 करोड़ रुपए देंगे। इतना ही नहीं, बंगाल में व्यापार करने की आप हमें अनुमति दीजिए और 3 लाख रुपया वार्षिक दर से हम आपको
देंगे। यही कारण था कि जॉब चरनाक को सुल्तानुती, कोलिकता तथा गोविंदपुरी शहर मिला। यानी कि ये सब लालच देने के बाद जो है औरंगजेब को बदले में ये जो है सुल्तानुती, कोलिकता तथा गोविंदपुरी शहर जो है चरनाक को मिलता है। इन्हीं तीनों शहरों को मिलाकर जॉब चरनाक ने 1962 ईस्वी में कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। यानी कि कलकत्ता शहर की स्थापना करने वाला कौन था? तो वो जॉब चरनाक था। औरंगजेब के समय ही नॉरिश मिशन भारत आया था, जिसे औरंगजेब ने वापस भेज दिया था। यानी कि इतना सब होने के बाद जो है वो भारत में और कब्जा करने की वो कोशिश कर रहे थे। उसी और ज़्यादा कब्जा करने के लिए जो है ब्रिटेन से जो नॉरिश मिशन भारत आता है, तो औरंगजेब तो जानता था कि मतलब और कुछ लालच देकर और कुछ मेरे से लोग लेंगे। इसके लिए क्या किया, इसने वापस भेज दिया और 1707 उसमें औरंगजेब हट जाता है। जब 1707 में औरंगजेब हट जाता है तो 1717 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह फर्रुखसियार था, जिसके शासनकाल में सुरमन मिशन भारत आया। इस मिशन में हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर भी आया था। यानी कि जॉन सुरमन मिशन जब भारत आया था, इसी मिशन में जो है हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर भी आया था और फर्रुखसियार को घृणित कायर की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि ये पूरी तरह जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था भारत पर कब्जा करने के लिए कि आओ अंग्रेज़ भारत पे कब्जा करो। मतलब अंग्रेज़ों का बहुत साथ इसने दिया था, किसने? फर्रुखसियार ने। तो और बात करें आगे तो फर्रुखसियार को एक फोड़ा हुआ था, जिसका इलाज मिल्टन ने कर दिया था। यानी कि जो जॉन सुरवन मिशन जो भारत आया था उसमें एक डॉक्टर भी था हैमिल्टन। इसने जो है फर्रुखसियार को एक फोड़ा हो गया था, जिसका इलाज मिल्टन ने कर दिया था। तो परिणाम स्वरूप फर्रुखसियार प्रसन्न होकर 3000 वार्षिक दर पर संपूर्ण बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा पर व्यापार करने की रियायत दे दी, वो भी अनियमित रूप से। यानी कि 3000 वार्षिक दर पर। और ये जो फर्रुखसियार ने जो दिया था ना, जो जगह दिया था, बंगाल दिया था, बिहार दिया था, उड़ीसा दिया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। ये जो है व्यापार करने की दृष्टि से प्लस भारत पे कब्जा करने की भी दृष्टि से। तो इसने क्या किया कि दे दिया। अंग्रेज़ों को भारत में सुनहरा फरमान किसने दिया? ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों को भारत में सुनहरा फरमान किसने दिया? तो वो था फर्रुखसियार। और BIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में। ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। और प्रथम सुनहरा फरमान कब दिया गया? 1632 ईस्वी में मैग्ना कार्टा के माध्यम से। इंग्लैंड ने इंग्लिश व्यापारियों को 15 वर्ष का व्यापार की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में बढ़ा दिया गया। इंटरपोलर क्या है? ऐसे अंग्रेज जो एशिया के साथ मुक्त व्यापार करते थे उनको इंटरपोलर कहा जाता। और ये जो 3 जो जगह दिया था फर्रुखसियार ने अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसने एक और बड़ी गलती की थी कि इसने अनियमित रूप से, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं, आप कितना भी करो, किसी भी चीज़ का व्यापार करो, मतलब हर तरह से अंग्रेज़ों को छूट मिल गया था। इसीलिए जो है अंग्रेज़ी पूरी तरह से धीरे धीरे जो भारत पर हावी होने लगे थे। और एक पॉइंट्स और देखते हैं कि अंग्रेज़ आए तो थे भारत, और भारत छोड़कर गए कब थे? तो अंग्रेज़ भारत पे जो 1947 में गए थे। और बम्बई की स्थापना कैसे हुई थी? तो गरुड़ अंगियार ने किया था। यानी कि मुंबई जो शहर है इसकी स्थापना गरुड़ अंगियार ने किया था। तो ये मेरा आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करिएगा। और वीडियो में और कैसे मैं सुधार कर सकता हूँ, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।